हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। पेश है एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 10 का ए, कारो 2016। पीछे आपने देखा होगा, आपका कंपनी ऑडिट हो गया होगा, ठीक है। तो कंपनी ऑडिट के बाद ये नेक्स्ट चैप्टर है, ये उसी का पार्ट, ठीक है। तो कारो जो है वो कंपनी ऑडिट का पार्ट है, लेकिन मैंने अपनी बुक में इसको क्या कर दिया, एक अलग बना दिया, चैप्टर नंबर 10 का ए। बड़ा ही नन्ना मुन्ना क्यूट सा चैप्टर है, तो इसको जल्दी से खत्म करेंगे, ठीक है। आधे घंटे से ज्यादा नहीं लेने वाला ये, तो इसको थोड़ा जल्दी से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले आप इसकी वेटेज लिख लेते हैं। इसकी वेटेज जो एग्जाम में रहने वाली है वो है 3 to 5 मार्क्स। पेपर में ये आपके पास 3 से 5 नंबर में आ सकता है। तो जल्दी से इसको पर देखते हैं कारो क्या है। सबसे पहले आप इसकी क्रोनोलॉजी समझते हैं, है क्या चीज ये। तो कंपनीज ऑडिट चैप्टर में देखा था आपने, वहां पे हमें रिपोर्टिंग करनी होती है, ऑडिटर को रिपोर्ट करनी होती है अगर वो किसी कंपनी की ऑडिट करके आता है। तो यानी कि कंपनीज एक्ट ऑडिटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा है कि जिस कंपनी की आप ऑडिट कर रहे हो उसका ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर ओपिनियन पेश करो। तो कंपनीज एक्ट ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी ऑडिटर के ऊपर। पॉइंट नंबर 2, कई बार आपने देखा था फ्रॉड रिपोर्टिंग होती है सेक्शन 143 में। 143 में फ्रॉड रिपोर्टिंग होती है, 1 करोड़ से ज्यादा या 1 करोड़ से कम, उसकी भी रिपोर्टिंग करनी होती है। तो ऑडिटर के ऊपर 2 जिम्मेवारियां हो गई। एक, जो आपने ऑडिट किया है जनरली ट्रू एंड फेयर व्यू पे, उसके ऊपर रिपोर्टिंग करो। पॉइंट नंबर 2, फ्रॉड रिपोर्टिंग के ऊपर रिपोर्टिंग करो। पॉइंट नंबर 3, अब यहाँ पे क्या है, कंपनी समझ लो गवर्नमेंट ने या कंपनीज एक्ट ने 16 मैटर्स निकाले, 16 मुद्दे। उसके ऊपर अगर कंपनीज में वो 16 मैटर्स में से कुछ भी हैं, उसके ऊपर भी रिपोर्टिंग करो, ये भी बोल दिया। यानी कि ऑडिटर को भी फंसाया गया, कंपनी को भी, कि यहां से वो संतुष्ट नहीं हो रहे। कंपनीज ऑडिट में कितने सारे मैटर्स के ऊपर रिपोर्टिंग करनी होती थी, फिर ट्रू रिपोर्ट, ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर ओपिनियन देना पड़ता है। ऐसे 700 सीरीज के अकॉर्डिंग ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट्स दिखाए गए। यहां पे कारो कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर एक और 16 मैटर्स निकाले गए। यहाँ पे टोटल ना, एक गवर्नमेंट ने या कंपनीज एक्ट ने क्या किया, ऑडिटर को एक क्वेश्चनियर पकड़ा दिया 16 क्वेश्चंस का। तो एक पेपर पकड़ा दिया 16 क्वेश्चंस का, वो 16 मैटर्स के बारे में ऑडिटर से पूछना चाहती है। कौन? कंपनीज ऑडिट वाले, एमसीए वाले या गवर्नमेंट वाले, कुछ भी बोल दो। क्या वो 16 मैटर्स में से उस कंपनी के ऊपर कोई मैटर है? फॉर एग्जाम्पल, पहला मैटर होता है फिक्स्ड एसेट। क्या कंपनी में फिक्स्ड एसेट्स हैं, उसका वो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, क्या उसको फिजिकली वेरीफाई करते हैं। तो ऐसा ऐसा किसके बारे में, कौन किससे पूछ रहा है? गवर्नमेंट पूछ रही है ऑडिटर से उस कंपनी के बारे में। एक और मैटर देखो, एक मैटर मैंने आपको क्या बता दिया, फिक्स्ड एसेट। एक और मैटर निकल के आता है जैसे कि फ्रॉड। 16 मैटर में से पहला फिक्स्ड एसेट, एक और हो सकता है फ्रॉड। क्या कंपनी में फ्रॉड हुआ है? अगर हुआ है तो उसकी अमाउंट बताओ, उसकी नेचर बताओ, ये चीजें। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ऑडिटर को जो मेन ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करनी है एज पर एसए 700, वो तो इश्यू करनी ही करनी है। अगर उन 16 में से कुछ मैटर्स होते हैं तो वो भी इश्यू करना पड़ेगा, तो उसकी भी रिपोर्टिंग उसको बोलनी पड़ेगी। तो इसका पहला ये पॉइंट आप लिख लो, कारो इज एन एडिशनल रिपोर्टिंग, कारो इज एन एडिशनल रिपोर्टिंग अपार्ट फ्रॉम मेन ऑडिट रिपोर्ट, अपार्ट फ्रॉम मेन ऑडिट रिपोर्ट। डन। सबसे पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो कारो 2016 कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2016। पहला कह रहे हैं कि कंपनीज एक्ट सेक्शन 143 के 11 ने निकाले ये 16 मुद्दे कि इसकी भी रिपोर्टिंग करो। पॉइंट नंबर 2, कारो इज एडिशन टू द मेन ऑडिट रिपोर्ट। मेन ऑडिट रिपोर्ट ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर तो आप दे ही रहे हो, अगर किसी कंपनी में इन 16 मैटर्स में से कुछ भी अप्लाई हो रहा है उसकी भी रिपोर्टिंग करो। यानी ऑडिटर के लिए डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एप्लीकेबल हो रहा है 1/4/15 से, ठीक है। उसके बाद है कारो की एप्लीकेबिलिटी। कह रहे हैं कारो, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है केस स्टडी के बेस पे, कि कारो सारी कंपनीज के ऊपर लगेगा इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनी है तो उसके ऊपर भी कारो लगेगा। एग्जम्पशंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कारो किन किन कंपनी के ऊपर नहीं लगेगा? पहला, बैंकिंग कंपनी के ऊपर कारो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए अपना बैंकिंग एक्ट बना हुआ है। ऐसे ही इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, ठीक है, सेक्शन 8 कंपनीज के ऊपर जिसको आप एनपीओ बोलते हो। उसके बाद ओपीसी और स्मॉल कंपनीज। 5 कौन कौन सी कंपनी है जिसको एग्जामिशन मिली गई कि कारो नहीं लगेगा? पहला, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ओपीसी, स्मॉल, सेक्शन 8 कंपनी। एक बार फिर से, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ओपीसी, सेक्शन 8, स्मॉल। साथ ही साथ
सबसे खतरनाक पॉइंट ये है, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, सबसे हाईएस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कह रहे हैं एग्जामिशन एक और प्राइवेट कंपनी भी एग्जाम्ड है, लेकिन वो क्या नहीं होनी चाहिए, नॉट बीइंग अ सब्सिडरी या होल्डिंग ऑफ पब्लिक कंपनी, वो किसी भी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी या होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। बाय चांस कि एक प्राइवेट कंपनी है, आप उसकी ऑडिट करने गए और वो किसी पब्लिक की होल्डिंग या सब्सिडरी हुई, फिर कारो लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डीम्ड पब्लिक कंपनी की कैटेगरी में आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे ये शुद्ध प्राइवेट कंपनी रखना चाहते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी जो किसी पब्लिक की सब्सिडरी या होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, प्लस उसकी पेड अप शेयर कैपिटल या रिजर्व एंड सरप्लस 1 करोड़ से कम होने चाहिए, एंड उस कंपनी की बोरोइंग्स, उस प्राइवेट कंपनी की बोरोइंग, सब्सिडरी होल्डिंग की नहीं, जिस प्राइवेट कंपनी की हम ऑडिट करने जा रहे हैं, उसकी बोरोइंग 1 करोड़ से कम होनी चाहिए, प्लस उसकी टर्नओवर 10 करोड़ से कम होनी चाहिए। तो अगर ये तीनों कंडीशंस क्लियर हो जाती हैं और वो प्राइवेट कंपनी है तो उसके ऊपर भी कारो नहीं लगेगा। एक बार फिर से बोलता हूं मैं, अगर एक प्राइवेट कंपनी है, वो किसी दूसरी प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी या होल्डिंग है, तो भी कारो एग्जाम्प्ट हो सकता है, लेकिन आपको साथ साथ ये 3 कंडीशन भी फॉलो करनी पड़ेगी। क्या क्या? पहली, उसके पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस 1 करोड़ से नीचे हो। दूसरा, उसकी बोरोइंग एंड है प्लस उसकी बोरोइंग 1 करोड़ से नीचे हो, प्लस उसकी टोटल टर्नओवर, चाहे वो स्क्रैप से हो चाहे किसी से भी, वो भी 10 करोड़ से नीचे हो, 110। तो ये 6 कंपनीज है जिसके ऊपर कारो नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एक एग्जाम्पल आप लिखो। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस लिमिटेड इज द रिलायंस लिमिटेड इज अ subsidiary of a private company. Reliance Limited is a subsidiary of private company and its paid up share capital, यानी कि रिलायंस की पेड अप शेयर कैपिटल 90 लाख, टर्नओवर 99 लाख, बोरोइंग 80 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 8 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 8 लाख। तो मुझे बताओ क्या इस कंपनी के ऊपर कारो लगेगा या नहीं लगेगा? इस कंपनी के ऊपर कारो लग जाएगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये रिलायंस लिमिटेड है, ये पहले ही अपने आप में कौन सी कंपनी हुई? पब्लिक कंपनी। तो अगर पब्लिक कंपनी हुई, यहाँ पे तो एग्जाम्पशन आप किसको दे रहे थे? यहाँ पे आप एग्जाम्पशन दे रहे थे प्राइवेट कंपनी को। यहाँ तो पहली कंडीशन ही खत्म हो गई। तो पहली कंडीशन ही अगर आपकी खत्म हो गई, तो अगर आपकी पहली कंडीशन ही खत्म हो गई तो क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो गया, फिर आपको लिमिट्स देखनी ही नहीं है। तो यानी अगर ये प्राइवेट कंपनी होती तब आपको देखना है, एक तो प्राइवेट होनी चाहिए, वो किसी पब्लिक की सब्सिडरी या होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, प्लस उसकी तीनों टर्नओवर लिमिट से नीचे होनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट आपके पास है पॉइंट टू बी रिमेंबर में कि कारो शैल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन द कंसोलिडेटेड एफएस। कह रहे हैं अगर कंसोलिडेशंस वाली है तो उसके ऊपर कारो नहीं लगेगा। ठीक है, इंडिविजुअल बैलेंस शीट्स कंपनीज के ऊपर कारो लग जाएगा। अब है पॉइंट नंबर 1, प्रोविजन ऑफ कारो इक्वली एप्लीकेबल इन केसेस ऑफ ब्रांचेस ऑल्सो। अगर आपका हेड ऑफिस कोई और है, ब्रांच कोई और है, तो भी कारो लग जाएगा ब्रांचेस के ऊपर। उसके बाद एक और पॉइंट आपके पास है थर्ड, ये याद करने वाला है। कह रहे हैं जो पेड अप शेयर कैपिटल अपन ने देखनी है, इक्विटी देखनी है या प्रेफरेंस? कह रहे हैं दोनों, चाहे पेड अप शेयर कैपिटल है इक्विटी, चाहे है प्रेफरेंस, दोनों आप ले लोगे। फॉरफिटेड शेयर्स है वो ऐड कर देना। शेयर एप्लीकेशन मनी अगर क्वेश्चन में दी होगी, शेयर एप्लीकेशन मनी वो पेड अप कैपिटल का पार्ट नहीं बनेगी। रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, हर तरह के रिजर्व कैलकुलेट कर लेना। कौन सी लिमिट में? 6th के पहले में। पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। P&L का क्रेडिट बैलेंस लेना है, P&L का डेबिट बैलेंस माइनस कर देना। डन, ये वाले पॉइंट है। और एक यहाँ पे आपके पास पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ये वाला 17-16 कह रहे हैं टोटल रेवेन्यू में आपने सेल ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस या अदर रेवेन्यू भी ले लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आप सेल ऑफ स्क्रैप कर रहे हो तो भी ले लेना है, 10 करोड़ वाली लिमिट चेक करने के लिए। चले, अब आपके पास आ रहे हैं 16 मैटर्स। अब वो क्वेश्चन आ गया जो 16 मैटर्स हैं, उन 16 मैटर्स में से अगर किसी कंपनी के ऊपर ये कोई मैटर अप्लाई हो रहे हैं तो वो भी आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 1, फिक्स्ड एसेट्स। गवर्नमेंट या कंपनीज एक्ट वाले किससे पूछ रहे हैं? ऑडिटर से, कंपनीज के बारे में कि हे ऑडिटर, जब आप कंपनी की ऑडिट करने जा रहे हो तब आप ये देखो कि कंपनी में फिक्स्ड एसेट्स हैं कि नहीं। तो आप हमें बताओ क्या कंपनी ने एडिक्वेट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हुए हैं कि नहीं किए हुए।
क्या कंपनी ने एडिक्वेट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हुए हैं कि नहीं किए हुए, उनकी डिटेल हमें बताओ। फिर आप साथ साथ फिजिकली वेरिफिकेशन देखो, क्या मैनेजमेंट वाले अपनी फिक्स्ड एसेट की प्रॉपर टाइम पे इंटरवल पे फिजिकली वेरिफिकेशन करते रहते हैं। अगर नहीं करते और कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज यानी कि कोई डिफरेंस मिलते हैं तो आप उनको बताओ और देखो क्या उन्होंने उनको प्रॉपरली डेल्ट किया कि नहीं किया, यानी कि उस डिस्क्रिपेंसीज को ठीक किया कि नहीं। डन। तो ऑडिटर ने क्या देखा, एक तो फिक्स्ड एसेट्स के रिकॉर्ड देखे मेंटेन है कि नहीं, दूसरा देखा फिजिकली वेरिफिकेशन, ठीक है, कि मैनेजमेंट वाले खुद फिजिकली वेरीफाई करते हैं प्रॉपर इंटरवल पे। और पॉइंट नंबर 3 टाइटल डीड, क्या वो फिक्स्ड एसेट कंपनी के नाम पे है कि नहीं। इन द, ये सेम ये गलत है, इन द नेम, ये गलती है, एरर, ये एरर थी, ठीक है। इन द नेम ऑफ कंपनी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 इन्वेंट्रीज, क्वेश्चनियर गवर्नमेंट ने पकड़ा दिया ऑडिटर को, पहला पूछ लिया फिक्स्ड एसेट का कि कंपनी में फिक्स्ड एसेट है कि नहीं, ये वो बताओ। पॉइंट नंबर 2 इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज के लिए गवर्नमेंट पूछ रही है क्या फिजिकली इन्वेंट्री को मैनेजमेंट वाले प्रॉपर टाइम टू टाइम फिजिकली वेरीफाई करते हैं कि नहीं, कौन, मैनेजमेंट। और अगर कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिलती है प्रॉपरली डेल्ट किया कि नहीं। सर ये तो सही है ऊपर वाला, यस। चलो फिर आगे, पहला मैटर कौन सा था, फिक्स्ड एसेट, सेकंड इन्वेंट्री, थर्ड लोन्स एंड एडवांसेस, इसको मैं लिख दूंगा एल, इसको लिख दूंगा आई। सेक्शन 189, ये आपकी एसेट्स होती हैं, ये आपकी एसेट्स होती हैं। एसेट साइड में आ रहा होता है कि क्या कंपनी ने कोई लोन तो नहीं दी है किसी को और वो सिक्योर है कि अनसिक्योर है, ये आपको ध्यान में देखना है। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये देखना है जो कंपनी ने किसी को लोन दिया उसकी टर्म्स और कंडीशन, और वो टर्म्स और कंडीशन नॉट प्रेजुडिशियल टू कंपनी, वो कंपनी के लिए प्रेजुडिशियल नहीं होनी चाहिए, कंपनी को हानिकारक ना हो। दूसरा देखो वो लोन की प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट कंपनी को रीपे हो रहा है टाइम टू टाइम के नहीं हो रहा। और थर्ड में है एनपीए, अगर कोई अमाउंट ड्यू हुए 90 डेज से ज्यादा हो गए तो उसको भी रिपोर्टिंग करो। तो गवर्नमेंट पूछ रही है किसको, ऑडिटर को, क्या कंपनी ने किसी को लोन और एडवांसेस दिए हुए हैं। तो कह रहे हैं सेक्शन 189 होता है कंपनीज एक्ट का, जो आप सीए फाइनल में पढ़ोगे। तो कह रहे हैं पहले तो उसको चेक कर लेना, उसके अकॉर्डिंग लोन दिए हैं, उसमें कुछ लिमिट्स होती हैं। पॉइंट नंबर 2 देखो क्या कोई टर्म्स और कंडीशन के बेस पे दिया कि नहीं, वो सिक्योर थे कि नहीं थे, रीपेमेंट आपको वापस टाइम टू टाइम मिल रही है कि नहीं, अगर नहीं मिल रही 90 डेज से ज्यादा तो नहीं हो गया। तो अगर ऐसा कुछ निकलता है तब भी आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 4, इसको अपन लिखते हैं लिग्स, LIGS, सेक्शन 185 और 186, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटीज, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटीज। कह रहे हैं कि अगर किसी कंपनी में ऐसी चीजें हैं लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटीज, ये कंपनीज एक्ट के सेक्शन 85 और 186 के अकॉर्डिंग, ये सेक्शन 185 और 186 के अकॉर्डिंग कंपनीज को लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटीज की लिमिट मेंटेन करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि जितना कंपनी का मन करेगा उतने के लोन ले लिए, ठीक है। तो ऑडिटर को ये देखना है क्या कंपनी लीग्स के मामले में, लैग्जली लीग्स के मामले में सेक्शन 185 और 186 को फॉलो कर रही है कि नहीं। सर एक डाउट है हमें, अगर हमें 186, 187, 189 सेक्शन हमें रीड आउट करना है, जी नहीं, आपको सीए फाइनल में रीड आउट करना पड़ेगा। अभी के लिए सिर्फ आपके लिए इतना काम है कि क्या वो फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बातों में 4 क्लोज खत्म, बाकी रह गए 12। चलो 5वां पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट फील्ड सीएस फील्ड, इसको आप लिखोगे एक बार के लिए डी, अभी लिख लो मैं बाद में समझा दूंगा। पब्लिक डिपॉजिट, तो कह रहे हैं पब्लिक डिपॉजिट के लिए सेक्शन होते हैं 73 से 76, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 73 से 76। कह रहे हैं कि अगर आप जिस कंपनी की ऑडिट करने गए हो और अगर उन्होंने पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रखे हैं, ये एफडी की तरह होते हैं, जैसे कि लोगों से लोन लेना, क्या कंपनी वाले पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं? आंसर इज यस। जैसे बैंक वाले एफडी के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं, कंपनी वाले पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनको फिर पब्लिक को इंटरेस्ट देते हैं। तो कह रहे हैं वो अगर कोई कंपनी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है तो वो सेक्शन 73 से 76 को फॉलो कर रही है कि नहीं, ये देखो। और अगर इस रिगार्ड में किसी ने कोई ऑर्डर निकाला हुआ है, इफ ऑर्डर हैज बीन पास्ड बाय कंपनी लॉ बोर्ड, NCLT, RBI, किसी भी कोर्ट ने पब्लिक डिपॉजिट के लिए कोई ऑर्डर या कोई जजमेंट इशू की हुई है, तो क्या कंपनी वाले उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। डन। तो पब्लिक डिपॉजिट अगर लोगों ने एक्सेप्ट, कंपनी ने एक्सेप्ट किए हुए हैं तो उसके बारे में भी बताओ। फील्ड सी,
उसके बाद है कोस्ट रिकॉर्ड। कोस्ट रिकॉर्ड का सेक्शन होता है सेक्शन 148। सेक्शन 148 किसमें, कंपनीज एक्ट में कह रहे हैं कि अगर किसी कंपनी के ऊपर, जिस कंपनी की आप ऑडिट करने गए, अगर उसके ऊपर कोस्ट रिकॉर्ड वाला सेक्शन लग रहा है, सेक्शन 148 एप्लीकेबल है, तो देखो कि आप 148 को कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उन्होंने कोस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं कि नहीं किए। डन। फील्ड CS, पहला था फिक्स्ड एसेट, दूसरा इन्वेंट्री, तीसरा लोन एंड एडवांसेस मेड, फोर्थ लीग्स लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटीज, फिर पब्लिक डिपॉजिट था पांचवा, और छठवां आपके पास था कोस्ट रिकॉर्ड। आगे है स्टैट्यूटरी ड्यूज। स्टैट्यूटरी ड्यूज 6 पॉइंट, ये होता है गवर्नमेंट का पैसा। कह रहे हैं अगर आपने किसी प्रोविडेंट फंड का, इनकम टैक्स का, GST का, एंटरटेनमेंट टैक्स का, कस्टम का, सर्विस टैक्स का, सेल टैक्स का, कोई भी गवर्नमेंट का पैसा ड्यू है, क्या वो आप रेगुलरली डिपॉजिट करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे गवर्नमेंट को? अगर नहीं करवा रहे तो क्या डिले करते हो आप, ये चीज देखो। और क्या कोई ऐसी मनी तो नहीं है जो पिछले 6 महीनों से भी ज्यादा से पेंडिंग है, तो उसको भी ध्यान में रखो, जैसे कि 6 महीनों से ज्यादा ना हो गया हो। और जो भी अमाउंट इन्वॉल्व है, या अगर कोई आपका डिस्प्यूट निकल के आ रहा है, तो कोई अमाउंट इन्वॉल्व है या फोरम का मतलब होता है कोर्ट। तो कह रहे हैं अगर किसी कोर्ट में आपका डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है स्टैट्यूटरी ड्यूज को लेके, तो क्या अमाउंट इन्वॉल्व है और क्या फोरम, किस फोरम में चल रहा है, किस कोर्ट में, तो उसको भी मेंशन कर दो। ऑडिटर ने कंपनी के लिए देखना है, ठीक है। और यहाँ पे एक नोट है आपके पास, कह रहे हैं अगर कोई मेयर रिप्रेजेंटेशन आ जाती है किसी डिपार्टमेंट की, कोई नोटिस आ जाता है, पूछताछ करते हैं, तो उसको आप डिस्प्यूट नहीं बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे आप यहाँ पे डी, रीपेमेंट ऑफ ड्यूज। रीपेमेंट ऑफ ड्यूज में मतलब डिफॉल्ट, क्या आपने कहीं से पैसा लिया, आपने बैंक या लोन से पैसा लिया, तो उसको रीपे करने में आपने डिफॉल्ट तो नहीं कर दिया? अगर डिफॉल्ट कर दिया, इफ यस, देन उसका पीरियड बताओ, कितने टाइम से आप उसको पैसे नहीं दे रहे और कितनी अमाउंट है डिफॉल्ट की। डन। कौन सा था? रीपेमेंट ऑफ ड्यूज। अगर आपने किसी बैंक वगैरह से लोन ले रखा है और पैसे नहीं दिए, यानी कि डिफॉल्ट कर दिया, तो पीरियड ऑफ डिफॉल्ट बता दो और अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ मनी रेज्ड थ्रू पब्लिक इशू। अगर आपने, या टर्म लोन से, अगर आपने IPO से या FPO से, इनिशियल पब्लिक ऑफर या फिर फर्दर पब्लिक ऑफर, अगर आपने शेयर्स वगैरह से इश्यू करके पैसा कलेक्ट किया, या फिर आपने लोन लिए बैंक वगैरह से और आपने उसको मेन पर्पस के लिए यूज नहीं किया, वर अप्लाइड फॉर द पर्पस, तो आपको ये देखना है कि आपने जिस चीज के लिए लोन लिया उसके लिए यूज करा कि नहीं करा, उसकी भी रिपोर्टिंग करनी है। अगर उन पैसों को आपने जिस पर्पस के लिए लोन लिया था उसके लिए यूज ना किया हो, फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी ने ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी थी, R&D के लिए उन्होंने ना बैंक से लोन लिया 1 करोड़ का, 80 लाख रुपीज तो उन्होंने कहां पे लगा दिए? R&D में लगा दिए। 20 लाख की डायरेक्टर को, या जो उस R&D का मेन हेड था, उसको 20 लाख की गाड़ी दे दी गेस्ट हाउस से R&D डिपार्टमेंट तक पहुंचने के लिए। तो क्वेश्चन आया CA फाइनल में कि क्या जो 20 लाख की गाड़ी डायरेक्टर को दी या हेड को दी, क्या वो वायलेशन है कि नहीं है? द आंसर इज यस, क्योंकि आपको 1 करोड़ का जो लोन लिया था आपने R&D के लिए लिया था, चाहे वो सुपरवाइजर जो हेड है 20 लाख की गाड़ी पे, 20 लाख की गाड़ी पे उस डिपार्टमेंट में ही आ रहा है, पर R&D पे तो नहीं खर्च किए ना। तो इसका आंसर निकला, ICAI ने बोला कि ये वायलेशन है, मतलब कि आपने जिस पर्पस के लिए लोन लिया उसके लिए यूज नहीं किया, तब आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। बातों ही बातों में 9 पॉइंट खत्म। 10th फ्रॉड। कह रहे हैं अगर कंपनी में कोई फ्रॉड हुआ है, कंपनी में अगर कोई फ्रॉड हुआ है, अगर यस हुआ है तो आप हमें बताओ क्या नेचर है उस फ्रॉड की और क्या अमाउंट इन्वॉल्व है। फ्रॉड चाहे कंपनी ने किया हो या फिर कंपनी के ऊपर हुआ हो, यानी कि एम्प्लॉइज ने किया हो। एक होता है फ्रॉड बाय द कंपनी, कि कंपनी ने फ्रॉड किया, प्रॉफिट को कम ज्यादा दिखा रही है। एक होता है फ्रॉड ऑन द कंपनी, एम्प्लॉइज थोड़ा सा घपला कर रहे हैं। तो फ्रॉड की अगर हुई है तो आपको वो भी बताना है। आगे पॉइंट नंबर 11, मैनेजरियल रेम्युनरेशन, सेक्शन 197। देखो जो मैनेजर्स होते हैं उनको आप परसेंटेज बेस्ड रेम्युनरेशन या सैलरी देते हो, जरूरी नहीं है कि हमेशा फिक्स दो। तो जितना प्रॉफिट की परसेंटेज ज्यादा होगी, ठीक है, उनको सैलरी ज्यादा मिलेगी। तो आपने कंपनी में जाके ये देखना है कि क्या प्रॉफिट सही कैलकुलेट की है, और उसके लिए आपको सेक्शन 197 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 197 और उसके शेड्यूल 5 में प्रॉफिट की कैलकुलेशंस या परसेंटेज दी होती है कि उसके अकॉर्डिंग कंपनी
मैनेजर्स को रेम्यूनरेशन दे रही है कि नहीं, ये चेक करने। पॉइंट नंबर 12, पॉइंट नंबर 12 में निधि कंपनीज। निधि कंपनीज क्या होती है आपके पेपर में नहीं है, कंपनी लॉ में पढ़ लेना। बस निधि कंपनी के लिए 2 पॉइंट बोले गए कि अगर आप निधि कंपनी की ऑडिट करने जा रहे हो तो ये देखो उनकी नेट ओन्ड फंड, क्या कंपनी ने कंप्लाई की है, नेट ओन्ड फंड टू डिपॉजिट की रेशियो 1:20 होनी चाहिए, इससे मैक्सिमम नहीं। ठीक है, तो नेट ओन्ड फंड की क्या होता है, यहाँ पे बाइफर्केशन नहीं दी गई, मेनली होता है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लसेस। तो कह रहे हैं क्या निधि कंपनी नेट ओन्ड फंड टू डिपॉजिट की रेशियो 1:20 तक मेंटेन कर रही है, या फिर अगर निधि कंपनी टर्म्स डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, एफडी आरडी ये वो, तो उसके पास उसका 10% अनएनकम्पर्ड सिक्योरिटीज, 10% अनएनकम्पर्ड टर्म डिपॉजिट का उतना पैसा उनके पास होना चाहिए हमेशा। आगे पॉइंट नंबर 13, रिलेटेड पार्टी। अगर कंपनी ने रिलेटेड पार्टीज के साथ कोई ट्रांजैक्शंस किए हैं, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स हैं, तो उसको सेक्शन 177 और 188 को फॉलो करना है। अगर कंपनी की ट्रांजैक्शंस हैं किसके साथ, रिलेटेड पार्टी के साथ, इफ यस तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, यानी कि कारों के अंदर आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी कि हाँ कंपनी की रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैं। तो सेक्शन 177 188 को फॉलो कर रही है कि नहीं कंपनी, आप खुद SA 550 को भी फॉलो करोगे, स्टैंडर्ड को, रिलेटेड पार्टीज को। ठीक है, 13 पॉइंट खत्म। आगे है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का पॉइंट देखिए, वेदर अ कंपनी हैज बीन मेड एनी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स या फिर डिबेंचर्स। तो कह रहे हैं इफ सो, कंपनी ने अगर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या डिबेंचर इशू किए, कह रहे हैं क्या फिर आप सेक्शन 42 को फॉलो कर रहे हो और आप अमाउंट रेज हैव बीन यूज्ड फॉर द पर्पस, तो उस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो कि नहीं। देखो 9th पॉइंट भी यही था, 9th पॉइंट का डिफरेंट था, वहां पे पब्लिक इशू कर रहे हो, यहाँ पे प्राइवेट इशू। प्राइवेट इशू का मतलब होता है जो प्रमोटर टाइप के लोग होते हैं आपस में उन्होंने शेयर्स इशू कर दिए। ठीक है, प्रमोटर लोगों को शेयर्स इशू करके पैसा कलेक्ट किया, फिर वो सेम पर्पस के लिए यूज किया कि नहीं जिस पर्पस के लिए इशू किए थे। डन। तो पिछला पॉइंट क्लोज 9 से ये डिफरेंट है, लिख दो डिफरेंट फ्रॉम क्लोज 9। आपको क्लोज 9 भी ऐसे लिखने हैं, ऐसे नहीं लिखना। ठीक है, क्लोज 9 भी ऐसे लिखना है आपको। आगे 15th में आपके पास है, अगर आप नॉन कैश ट्रांजैक्शन करते हो जैसे कि बार्टर ट्रांजैक्शन, अगर आप अपने डायरेक्टर्स के साथ नॉन कैश ट्रांजैक्शन किए हैं तो ऑडिटर को ये भी चेक करना है, अगर करी है तो ऑडिटर को रिपोर्ट करनी पड़ेगी कारों में। नॉन कैश ट्रांजैक्शन मतलब कंपनी ने उसको गाड़ी दे दी और डायरेक्टर ने कंपनी को बदले में गोल्ड दे दिया, सोना। तो अगर कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस किए हैं, क्योंकि डायरेक्टर कौन होता है, कंपनी का दामाद है ना, दामाद होता है, तो उसके साथ अगर कोई लेन देन कर रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैनिपुलेट करने वाले हैं। तो कह रहे हैं डायरेक्टर की कंपनी के साथ कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसको भी रिपोर्ट करो। और उसके बाद है RBI। अगर अगर कोई ऐसी कंपनी है जो NBFC के तौर पे रजिस्टर होना चाहती है तो उसको RBI का सेक्शन 45 IA को फॉलो करना पड़ेगा। तो मतलब अगर आप किसी कंपनी की ऑडिट करने गए, वो NBFC हुई, तो आप देखो कि उसने सेक्शन 45 IA को RBI एक्ट के, कंपनीज एक्ट के नहीं RBI एक्ट के, उसको फॉलो किया या नहीं किया। डन। इसी के साथ आपका कारो खत्म। कारो का एक आखिरी पॉइंट है बस, पैरा 4। अभी तक ऊपर चल रहा था पैरा 3, यहाँ पे आपके पास है पैरा 4। पैरा 4 में यही है कि अगर कुछ अनफेवरेबल पॉइंट्स निकलते हैं या फिर कुछ क्वालिफाइड रिमार्क्स निकलते हैं तब आपको क्वालिफाइड रिपोर्ट दे देनी है। ठीक है, और उसका बेसिस भी बता देना है, और आपको ये बता देना है अगर आप अपना ओपिनियन पेश नहीं कर पाते किसी भी रीजन की वजह से तो उसके फैक्ट्स बता दो और उसके रीजंस बता दो। ये पैरा 4 बस इतना सा बात करता है। डन। एक बार इसकी मेमोरी टेक्निक मैं आपको लिखवा रहा हूं फिर याद करवाता हूं। मेमोरी टेक्निक लिखो, ये 16 मैटर्स की। फील्ड CS FILLD, फील्ड स्पेलिंग ऐसे याद रखना, FILLD, फील्ड CS। तो 7 पॉइंट ये हो गए। F से फिक्स्ड एसेट्स, I से इन्वेंट्री, L से लोन एंड एडवांसेस मेड, फिर L से लीग्स, फिर D से पब्लिक डिपॉजिट्स, C से कॉस्ट रिकॉर्ड, S से स्टैट्यूटरी ड्यूज। 1 to 7 पॉइंट कौन से हो गए, फील्ड CS।
आपको यहाँ पे क्लोजेस नंबर भी याद रखने पड़ेंगे। फिर आ गया 8 से 12 डेफ मैन, डी से डिफॉल्ट इन रीपेमेंट, ई से आपके पास है एंड यूज ऑफ मनी, जहां पे हमने पब्लिक इश्यू से आईपीओ एफपीओ से पैसा उठाया था, उसको सेम पर्पस के लिए यूज नहीं किया, यूज करने को बोलते हैं अप्लाई। तो यहाँ पे मतलब कि एप्लीकेशन था, हमने मेमोरी टेक्निक थोड़ी चेंज कर दी, एंड यूज ऑफ मनी यानी कि उसी पर्पस के लिए यूज करना। ई, एफ से 10th फ्रॉड, एम से मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, एन से निधि कंपनी, फिर 13 से 16 पॉइंट तक आर, आर से आपके पास है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जैसे कि आर 13 पॉइंट 13th क्लोज है ये, 13 क्लोज 13 नंबर अच्छा नहीं बोलते ना, रिलेटेड रिलेटिव्स। पी से प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, बी से आपके पास है नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद डायरेक्टर, तो आप इसको बोलते हैं बार्टर, और आगे एन से एनबीएफसी। ठीक है, इस पे साथ साथ लिखवाता चला जाता हूं। पहला है फिक्स्ड एसेट, तो पहला आपको फिक्स्ड एसेट के ऊपर रिपोर्टिंग करनी है। सेकंड आपके पास है इन्वेंट्री, आई से इन्वेंट्री, फिर एल से लोन एंड एडवांसेस मेड, फिर एल से लीग्स, फिर डी से पब्लिक डिपॉजिट, फिर सी से कॉस्ट रिकॉर्ड, फिर एस से स्टैट्यूटरी ड्यूज, एस से फिर क्या है स्टैट्यूटरी ड्यूज, फील्ड सीएस, फील्ड सीएस के बाद आपके पास है डेफमेंट, डी से ड्यूज की रीपेमेंट में डिफॉल्ट, ई से एंड यूज ऑफ मनी यानी कि एप्लीकेशन ऑफ मनी रेज्ड, जो आईपीओ या एफपीओ से पैसा यूज किया, स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करा कि नहीं करा, ई से। एफ से फ्रॉड, क्लोज नंबर 10, फिर एम से मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, डेफ मैन, एन से निधि कंपनी, 1:20 की रेशियो, 1:20 की रेशियो, या फिर 10% अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज। फील्ड सीएस हो गया, डेफ मैन हो गया, उसके बाद रिपब्लिकन, आर से रिलेटेड पार्टीज, क्लोज 13, पी से आर, पी से आपके पास है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, उसके बाद है बार्टर, बी से नॉन कैश ट्रांजैक्शन, इसको आप लिखते हैं बी एन, एन से एनबीएफसी। तो टोटल आपके पास 16 पॉइंट है। फील्ड सीएस, डेफमैन में डीईएफ एमएन, रिपब्लिकन में आरपीबीएन, एफ से फिक्स्ड एसेट, आई से इन्वेंट्री, लोन एंड एडवांसेस मेड, लीग्स, डी से डिपॉजिट, सी से कॉस्ट रिकॉर्ड, एस से स्टैट्यूटरी ड्यूज, डी से डिफॉल्ट इन पेमेंट, ई से एंड यूज ऑफ मनी आईपीओ या एफपीओ वाली, एफ से फ्रॉड, एम से मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, सेक्शन 197 या शेड्यूल 5, एन से निधि कंपनी, 1:20 रेशियो या फिर 10% सिक्योरिटीज, आर से रिलेटेड पार्टीज, पी से प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, बी से बार्टर ट्रांजैक्शन विद द डायरेक्टर, एन से एनबीएफसी सेक्शन 45 का आईए। इतना ही था आपका कारो, और इसके आप क्वेश्चंस देख लोगे, एग्जाम में आए हुए हैं, पेपर में पक्का आता है क्वेश्चन, आप ये लगा के चलो 3 में से 2 बार तो आता ही है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे किसी एक नए चैप्टर को। ओके, बाय बाय।